हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं अपने सीए इंटर लॉ के थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इसका हम रिवीजन करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज इट इज़ डन थ्रू ए पब्लिक ऑफर। मतलब जब अब एक पब्लिक से कैपिटल रेज करते हैं तो वो पब्लिक ऑफर होता है। एंड व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सनस देन इट इज़ कैरिड आउट थ्रू ए प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये तरीका है जिस तरीके से सिक्योरिटीज़ वो कैपिटल रेज किया जाता है। और पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट देखते हैं हम। तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट एंड बोनस इशू कर सकती है। और वहीं प्राइवेट कंपनी जो है वो आपकी राइट और बोनस इशू कर सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी आपकी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। तो पब्लिक ऑफर जो आपके हैं वो इंक्लूड करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ, और उसके बाद जो ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज होता है उसे। तो ये होते हैं आपके पब्लिक ऑफर्स। और जो ये आपके ओएफएस हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं। और ये मोड ऑफ इश्यूज हैं आपके पब्लिक ऑफर आपकी पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है आईपीओ एफपीओ, और प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती। वही आपका जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसे पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी, और राइट इशू का भी दोनों कंपनी इशू कर सकती हैं। और कंप्लायंस जो है सेबी रूल के, उन्हें पब्लिक कंपनी को वो करना होता है और प्राइवेट कंपनी को नहीं करना होता। और ये जो है वो है लिस्टेड कंपनी और कंपनी जो प्रपोज है लिस्टेड होने के लिए उनके लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ जो है वो सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस डिवेंचर्स नहीं है, वो है शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, उसके बाद डेरिवेटिव्स और यूनिट्स जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के हैं। उसके बाद सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जो भी, और उसके बाद यूनिट्स जो हैं आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स के उनके। एंड उसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो होती हैं। और फिर जो और कोई सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे आपकी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है एक कि सिक्योरिटीज शैल नॉट इंक्लूड अनलिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो आपका सिक्योरिटीज़ में इंश्योरेंस पॉलिसी के यूनिट्स नहीं आएंगे वो। उसके बाद बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इश्यूड एज प्रोस्पेक्टस। मतलब जो भी डिस्क्राइब करा गया हो प्रोस्पेक्टस के रूप में, जिसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है और सेल्फ प्रोस्पेक्टस आता है। और जो इसकी डेफिनेशन सही है वो है कि एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ ए बॉडी कॉरपोरेट। तो ये है आपकी प्रोस्पेक्टस की मीनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेशंस ऑफ इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ की, जो है सेक्शन 24 हमारा। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एम्पावर और एडमिनिस्टर करता है इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ को, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड को बाय लिस्टेड कंपनीज, और वो कंपनी इंटेंड टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। उसके अलावा जो भी मैटर्स हैं जैसे कि प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारे जो भी हैं वो सब आपके जो एडमिनिस्ट्रेट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की, सेक्शन 30, जिस कि इसमें कौन कौन सी आपकी जो डिटेल्स हैं मेमोरेंडम की वो आपके एडवर्टाइजमेंट में होनी चाहिए। तो इसमें सब कौन कौन सी जो डिटेल्स हैं वो नेसेसरी हैं आपको स्पेसिफाई करना आपके एडवर्टाइजमेंट में। तो सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद है आपका लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और उनका अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसके बाद नेम्स ऑफ सिग्नेचरीज इन द मेमोरेंडम, फिर नंबर ऑफ शेयर जो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ें हमारे एडवर्टाइजमेंट में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन से मैटर्स हमारे जो हैं प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड होने चाहिए, जो है सेक्शन नंबर 26। मतलब कंटेंट्स क्या होने चाहिए और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो प्रोस्पेक्टस शैल बी डेटेड एंड साइंड, स्टेट सच इन्फॉर्मेशन एंड सेट आउट रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन
एंड जो भी स्पेसिफाई किया गया हो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में। उसके बाद जो है आपका एक डिक्लेरेशन होना चाहिए जो ये बताए कि जो भी आपकी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के वो सही से आपके कंप्लायंस हुए हैं। ए स्टेटमेंट shall also include to the effect of that nothing in the prospectus is contrary to the provisions of Companies Act 2013, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर अब 3 स्टैट्यूट्स। तो ये चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैरी नहीं होनी चाहिए इन प्रोविजन से रिलेटेड आपके प्रोस्पेक्टस में। इसके बाद बात करते हैं ये प्रोविजंस कब अप्लाई नहीं होंगे आपके। तो जब आपका प्रोस्पेक्टस इशू किया गया हो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, या फिर जो आपका प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है वो है आपका यूनिफॉर्म जो पिछले आपके इशू करे गए थे उनसे, तो इन सिचुएशंस में आपका जो सेक्शन 26(1) है वो आपका अप्लाई नहीं होता है इन जगहों पे। फिर आपका बात करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन की। तो जो प्रोस्पेक्टस में आपकी डेट लिखी होगी वही आपकी जो वही आपकी डीम्ड डेट होगी उसके पब्लिकेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलिंग ऑफ साइंड कॉपी विद रजिस्ट्रार। तो आपका प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी एक साइंड कॉपी डिलीवर ना हो गई हो रजिस्ट्रार को, और उस कॉपी पे आपके सभी जो एवरी पर्सन हु इज़ नेम्ड एज आइदर डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर इन सच प्रोस्पेक्टस उन सब के साइन होने चाहिए, और अगर कोई ऑथराइज्ड अटर्नी भी है तो उसके भी साइन उसमें होने चाहिए। तो ये था हमारा फाइलिंग ऑफ साइंड कॉपी विद रजिस्ट्रार। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्क्लोजर्स ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस की डिस्क्लोजर क्या क्या होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में। तो पहला है कि दैट ए कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू रजिस्ट्रार, मतलब आपकी जो कॉपी है इसकी वो रजिस्ट्रार के पास जा चुकी है। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड थे वो सब अटैच थे उस कॉपी में जो डिलीवर करी गई है। तो ये 2 चीज़ें आपके हैं जो डिस्क्लोजर्स करने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर द इशू, कि आपकी जो प्रोस्पेक्टस की इशू की वैलिडिटी है वो कब तक रहती है। आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो कंसीडर्ड वैलिड रहेगा तब तक कि जब तक अगर आपका 90 दिनों के अंदर, जब कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेजने के 90 दिनों के अंदर आपका इशू हो चुका है तभी तक वो वैलिड रहता है बस। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जो कंडीशंस हैं एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग सब सेक्शन 5। तो इसमें है कि आपका प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड ए स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट जो या तो वो कंपनी के फॉर्मेशन प्रमोशन या मैनेजमेंट में इंगेज रहा हो, या फिर उसने अपनी कंसेंट नहीं दी हो प्रोस्पेक्टस के इशू के लिए, या फिर ही हैज़ विड्रॉन द कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ ए कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार। तो ये आपकी कंडीशन थी एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं आपके वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर इशू। तो अगर आपका प्रोस्पेक्टस कंट्रावेंशन करता है प्रोविजन से तो कंपनी और एवरी पर्सन हु इज़ नोइंगली अ पार्टी टू द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल बी पनिशेबल विद फाइन ऑफ 15,000 to 3 लाख रुपीज़। तो ये इतना आपका फ़ाइन रहेगा अगर कोई भी कंट्रावेंशन होता है तो। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रोस्पेक्टस, ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन इश्यूड कैन बी वेरीड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी गिवन बाय इट इन जर्नल मीटिंग बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही वेरिएशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नोटिस है वो जो आपने शेयर होल्डर्स को दिया है वो पब्लिश होना चाहिए आपका न्यूज़पेपर्स में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और दूसरा आपका जो आपके यहाँ की वर्नाकुलर मतलब जो आपके उस एरिया की लैंग्वेज है उसमें, जहाँ भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है उसमें। उसके बाद जो भी आपके ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जैसे कि जो जिन्हें हम कहते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, दोज हु डिड नॉट एग्री टू द वेरिएशंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तो उनको आपको एक एग्जिट ऑफर देना होता है एक रीजनेबल प्राइस पे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट, मतलब जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आपका पोस्टल बैलेट से पास होना चाहिए। और जो नोटिस है
द नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, और जो नोटिस है वो आपको कंपनी की वेबसाइट पर भी प्लेस होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक ऑफर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो ये है सेक्शन 29 हमारा 29। सेक्शन 29 हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इट प्रोवाइड्स दैट every company making a public offer and such other class or classes of companies as may be prescribed have to issue their securities only in dematerialized form by complying with the provisions of Depositories Act 1996। तो ये आपका है कि जो भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी वो करेगी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। उसके बाद है आपका जो आपकी हैं प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस की अनलिस्टेड कंपनीज, उनकी भी जो सिक्योरिटीज़ आप उनको जो हेल्ड करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, वो भी उन्हें डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही करनी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस की। जब भी हमारी कंपनी सीधे डायरेक्ट पब्लिक को सिक्योरिटीज़ ना इशू करके बीच में किसी इशूइंग हाउस के जरिए पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करती है, तब हमारा जो है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट आता है। तो वेयर ए कंपनी अलॉट्स or agree to allot any of its securities with a view that those securities all or any part of thereof being offered for sale to the public, any document by which the offer is made shall deemed to be आपका जो है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब जो भी उस इशू में आपका जो भी सिक्योरिटीज़ के इशू में डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, ऑफर किया गया, उसको हम मानेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। उसके बाद है आपका कि ये जो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम ये मानते हैं कि जो है जो आपने जो अलॉटमेंट है वो आपने की है, पब्लिक को ऑफ़र की है। तो पहला है कि जो अलॉटमेंट है वो 6 महीने के अंदर हो जाती है, सिक्योरिटीज ऑफर हो जाती हैं। और दूसरा जो आपको कि फुल कंसिडरेशन आपको कंपनी को नहीं मिलता है ऑफ़र के डेट पे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है कि वो ऑफ़र पब्लिक को ही किया गया है कि इफ़ एनी ऑफ द अबव टू कंडीशन मेट देन इशूइंग डॉक्यूमेंट शैल डीम टू बी प्रोस्पेक्टस अंडर सब सेक्शन 1। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो मैटर्स इसमें होने चाहिए, जो मैटर्स नीड टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो पहला जो आपका वो कि नेट अमाउंट रिसीव्ड या फिर टू बी रिसीव्ड, जो भी आपका होने वाला है इन सिक्योरिटीज़ के ऑफर से। उसके बाद जो आपका टाइम एंड प्लेस है विच द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट में बी इंस्पेक्टेड। उसके बाद तीसरा आपका द पर्सनस मेकिंग द ऑफर वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद आपका आता है साइनिंग ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो इट इज़ सफिशियंट इफ द डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस थ्रू विच द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इज साइंड बाय इट्स 2 डायरेक्टर्स। तो मतलब अगर 2 डायरेक्टर भी साइन कर देते हैं तो हमारा हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा पहला जो सेशन था रिवीजन का हमारे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट्स का वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमने जो भी सेक्शंस बोले थे 23, 24, 26, 27, 29 एंड 30, हमने ये 6 के 6 सेक्शंस कवर कर लिए। और उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा सेक्शन जो है सेक्शन 30 वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। सेक्शन 25 जो है वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। तो मिलते हैं अब कल अगली वीडियो में और इसके सेकंड पार्ट को। सो थैंक यू।